गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो क्या होता है, ब्रेन अब्सेस। अब्सेस हमने लीवर में भी पढ़ा था, लंग्स में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एब्डोमिनल कैविटी में भी पढ़ा था। अब्सेस का मीन्स क्या होता है, पस का भर जाना। अब वो जितने भी ऑर्गन है, अगर उन सब में पस भर रहा है तो उसी ऑर्गन के नाम पे हम लोग उसको क्या बोल देंगे, वो डिजीज कंडीशन बना देंगे। अगर लीवर में हो रही थी तो लीवर अब्सेस बोल दिया था, लंग्स में हो रही थी तो लंग अब्सेस बोल दिया था। यहाँ पे हम ब्रेन के अंदर पढ़ेंगे पस फॉर्मेशन, तो उसको आप क्या बोल दोगे, ब्रेन अब्सेस उसको बोल दिया जाएगा। किसी भी कारण से कोई संक्रमण हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई चोट लगी थी, अगर वो चोट वहां पे धीरे धीरे वुंड बनाती हुई वहां पे पस का फॉर्मेशन कर देती है और वो पस वहां पे इकट्ठा होने लग जाता है, भरने लग जाता है एकदम से, ये नहीं कि इसमें अच्छी खुशबू आएगी, अरे बदबूदार स्मेल होती है, बदबूदार। वो पस जैसे जैसे भरता जाएगा, ब्रेन है वो हैवी का मतलब होता है ऐसे लगेगा कि पता नहीं ये इतना भारी क्यों लग रहा है। वही सिचुएशन क्या कहलाती है, ब्रेन अब्सेस कहलाती है। डेफिनेशन को अगर आप देखोगे, ब्रेन टिश्यू में पस का एक्यूमुलेट का मतलब होता है भर जाना। क्या एक्यूमुलेशन का मतलब होता है भर जाना, इकट्ठा हो जाना, ब्रेन अब्सेस कहलाता है। ब्रेन टिश्यू के अंदर किसका, पस का इकट्ठा हो जाना ही क्या कहलाता है, ब्रेन अब्सेस कहलाता है। यह स्थिति प्रायः बैक्टीरियल और फंगल, भाई बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और फंगस की वजह से भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? जो ये प्रॉब्लम हो रही है ब्रेन अब्सेस, ये बैक्टीरिया या फंगस इन दोनों में से किसी भी कारण से हो सकती है। बाकी इसके जोखिम कारकों की बात करें, पेनिट्रेटिंग हेड ट्रॉमा, मैंने बताया अगर हेड में क्या हो गई, कोई इंजरी हो गई है, अरे मान लो सिर में कोई पत्थर चुभ गया या नुकीली चीज चुभ गई है, वो अंदर क्या करवा देगी, पस कलेक्ट करवा देगी। इंट्राक्रेनियल सर्जरी, अगर हार्ट की सर्जरी की है, वो सर्जरी की वजह से भी पस भर सकता है, क्योंकि वुंड बनेगा, घाव बनेगा, घाव ठीक नहीं होगा तो वहां पे मवाद पड़ जाएगी, वही क्या कहलाती है, पस कहलाती है। HIV का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक ट्यूमर, एक कैंसर वाली सिचुएशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी पावर वीक होता है ना, वीक होने की वजह से हमारे हेड को सबसे पहले, ब्रेन को सबसे पहले अफेक्ट करता है कौन, HIV वायरस। तो वहां पे भी क्या हो सकता है, ये समस्या आ सकती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, अगर हार्ट के अंदर मान लो सिचुएशन आ गई मैक्रोसिफेली, साइज बड़ी है सिर की, हाइड्रोसिफेलस, सर में पानी भरा हुआ जन्म से ही, ये सारी हमने पढ़ी है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, सिर के अंदर अगर प्रॉब्लम हो गई, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया है, सारे के सारे हमने ओबीजी के अंदर डिस्कस किए थे। तो अगर जन्मजात उस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो रखी हो, हार्ट की हो चाहे हेड की हो, दोनों ही सिचुएशन क्या करती है, क्या करती है भाई, पस का कलेक्शन करवा देती है। यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, अरे जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे डेक्सामेथासोन वगैरह और कीमोथेरेपी वगैरह दवाई अगर हम यूज में ले रहे हैं तो उनकी वजह से भी ब्रेन एब्सेस हो सकता है। बैक्टीरिया है टॉक्सोप्लाज्मा और स्टेफाइलोकोकस, इनकी वजह से भी। यह इन्फ्लामेशन, ईयर इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, मास्टोडाइटिस, एपिड्यूरल एब्सेस, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन आदि से भी आ सकता है। अरे अगर हमारे शरीर के अंदर किसी में भी प्रॉब्लम आ गई हो, संक्रमण आ गया हो, एब्सेस भर गया हो, तो उसकी वजह से ब्रेन भी है वो प्रभावित हो सकता है। इज दैट क्लियर? ईयर के अंदर संक्रमण हो गया, साइनस के अंदर संक्रमण, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया, मास्टोइड के अंदर संक्रमण हो गया, एपिड्यूरल स्पेस जो क्या होता है, 3 लेयर बताई थी मैंने, पायामेटर, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामेटर। इस ड्यूरामेटर के ऊपर का स्पेस होता है, अगर वहां पे क्या हो गया, संक्रमण भर गया है या पस भर गया, लंग्स में संक्रमण हो गया है, किडनी के अंदर संक्रमण हो गया है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या करवा सकती है, ब्रेन अब्सेस कॉज
करवा सकती है। इज दैट क्लियर? ब्रेन अब्सेस कॉज करवा सकती है। कौन है? ये सारी की सारी प्रॉब्लम, इनमें से कोई भी एक समस्या अगर हो, उनमें से किसी भी वजह से क्या हो सकता है, पस भर सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन होगा ये और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाकी तो हो सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली देखा जाएगा बैक्टीरिया और फंगस, अगर ये संक्रमण वहां पे है तो इनकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रेन अब्सेस के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या हो गए, ब्रेन अब्सेस के कारण हो गए। अगर यहाँ इसके हम लोग बात करेंगे लक्षणों के बारे में, ठीक है, किन के बारे में बात करेंगे, लक्षणों के बारे में। तो लक्षणों के अंदर पहले तो देखना आपको क्या आएगा, फीवर, फीवर आएगा। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे, फीवर हो गया, चिल्स हो गया, कंपी जिसको बोलते हैं, हेड है वो एकदम से, सिर है वो क्या हो जाएगा, एकदम से भारी, हैवीनेस आ जाएगी सिर के अंदर। समझ में आया? सिर क्या हो जाएगा, एकदम से भारी भारी हो जाएगा, फिर बुखार आएगी, कंपी उसको लगेगी। हेड है वो, सिर उसको ऐसे लगेगा कि बहुत भारी हो गया है। डिजीनेस, चक्कर आएंगे, क्या होगा उसको, चक्कर आएंगे। वॉमिटिंग उसको हो सकती है। तो ये ऐसे कुछ लक्षण है। सीजर भी उसको आ सकते हैं, क्या, सीजर भी उसको आ सकते हैं। ये इसके कुछ क्या हो गए, लक्षण हो गए। किसकी वजह से, ब्रेन अब्सेस के अंदर क्या हो गए, ये सारे के सारे लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन के अंदर ये देखो, ये घाव बना था, ये घाव धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देखो इसने क्या कर दिया, ये पस इसके अंदर ऐसे भर गया पूरा का पूरा। जो येलो कलर का ये मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, पस भर गया चारों तरफ का एरिया। उसी को आप क्या बोलते हो, अब्सेस बोलते हो। समझ में आ रहा है? ये इसके लक्षण हो गए। अब इन लक्षणों के साथ में अगर आप देखोगे तो अगर ये बोला भाई ट्रीटमेंट क्या देना है, ट्रीटमेंट वही है जो मेनिंजाइटिस में आप देख रहे थे। जो मेनिंजाइटिस के अंदर एंटीबायोटिक दिया था, ऑस्मोटिक डायरेटिक दी थी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए थे। समझ में आ रहा है? ये सारे दे दिए, इनके बावजूद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, इसको कलेक्ट हुए पदार्थ को आप सिरिंज के द्वारा बाहर निकाल सकते हो। निडल एस्पिरेशन जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हो, निडल एस्पायरेशन। सिरिंज के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इकट्ठे हुए फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? ये क्या है, एब्सेस किसका, ब्रेन का। अगर एंटीबायोटिक दे दी आपने, सब कुछ दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिए, डायरेटिक्स आपने दे दिए, या और अदर भी मैनेजमेंट इसका कर दिया, बाद में भी प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे, इकट्ठे हुए फ्लूइड को सिरिंज अंदर डालोगे हॉल करके। भाई डायरेक्टली वहां पे पर्टिकुलर एरिया आपको दिखता रहेगा, पता है कि इसी जगह पे एब्सेस हुआ है, वहां पे सिरिंज डाले, सिरिंज से भर के पूरा फ्लूइड बाहर निकालना है। वो क्या होता है, नीडल एस्पायरेशन। इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, इस भरे हुए इकट्ठे गंदे फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, ब्रेन अब्सेस। समझ में आया? सारा का सारा पढ़ा, मैनेजमेंट वही है। और इसी के अंदर अगर जब आप ये नीडल एस्पायरेशन कर रहे हो तो उसको लोकल एनेस्थेसिया दे देना, ताकि पेशेंट को दर्द महसूस ना हो। लोकल एनेस्थेसिया मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे एनेस्थेसिया दे देना, लगा देना, ताकि वहां का एरिया सुन रहे और उसको दर्द महसूस ना हो। कब, जब आप नीडल एस्पायरेशन कर रहे हो, उस पस को बाहर निकाल रहे हो, किसकी मदद से, नीडल की मदद से। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे ब्रेन अब्सेस के बाद में, तो क्या आता है, एनसेफेलाइटिस। क्या आता है, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस का मतलब क्या होता है, ब्रेन पेरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन। क्या होता है, ब्रेन पेरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन। अरे ब्रेन के चारों तरफ
जो पाई जाती है, एक कैप्सूल पाया जाता है, अगर वहां पे क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, उसी को आप क्या बोलते हो, एनसेफेलाइटिस। इज दैट क्लियर? ब्रेन पेरेन्काइमा का मतलब होता है कैप्सूल। तो उसके चारों तरफ की कवरिंग होती है ब्रेन की, उसके चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है, कवरिंग होती है। अगर उसमें क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, उसी को आप क्या बोलते हो, एनसेफेलाइटिस बोलते हो। एनसेफेलाइटिस एक रेयर, बहुत ही कम परंतु सीरियस कंडीशन है। अरे बहुत कम होती है बट बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एनसेफेलाइटिस के साथ मेनिंजाइटिस की उपस्थिति मेनिंजो एनसेफेलाइटिस कहलाती है। अरे एनसेफेलाइटिस और उसके साथ में मेनिंजाइटिस भी हो रखा है, तो दोनों को आप एक साथ क्या बोलते हो, मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। ठीक है। ब्रेन की आउटर कवरिंग, उसके कैप्सूल के साथ में अगर मेनिंजाइटिस, मेनिंजस के अंदर भी संक्रमण हो गया है, तो दोनों को कंबाइंडली आप एक साथ क्या बोलोगे, मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। समझ में आया? क्या बोलोगे, मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। कारण क्या है, वही वायरल इंफेक्शन। एनसेफेलाइटिस का मोस्ट कॉमन, जैसे मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन क्या था, बैक्टीरिया था, वैसे इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है, वायरस है। हालांकि ये डिजीज बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, प्रोटोजोआ की वजह, बहुत सारे और सभी की वजह से भी हो सकती है, बट जो कॉमन कॉज अगर वायरस होगा, वो इन्फेक्शन होगा, वो किसकी वजह से होगा, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा। अब इसके अंदर देखा जाए तो कुछ कॉमन वायरस हैं, जैसे हो गया पोलियो वायरस। ठीक है, कौन सा हो गया, पोलियो वायरस, अर्बो वायरस, साइटोमेगालो वायरस। मतलब ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, एनसेफेलाइटिस हो सकता है। बैक्टीरिया भी कारण है, प्रोटोजोआ भी है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा संक्रमण होगा वो किसकी वजह से होगा, वायरस की वजह से, जिसमें अर्बो वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया। इनकी वजह से क्या हो सकता है, एनसेफेलाइटिस की प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट क्या करना है भाई, एंटीवायरल देनी है। लक्षण वही है, सिर दर्द हो गया, बुखार होगी, गर्दन अकड़ गई, थकान होगी, दौरे आएंगे, शरीर कंप कपाएगा, फीवर हो गया, उल्टियां होंगी, कंफ्यूज रहेगा, वही लक्षण जो पीछे उनमें आ रहे थे। बस क्लासिकल साइन याद मत करना हर प्रॉब्लम में, बाकी लक्षण वही है, बुखार होना, कंप कपी छूटना, कंफ्यूज हो जाना, कॉन्शियसनेस चेंज हो जाना। समझ में आ रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस उसकी क्या हो गई, कम हो गई है। उल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग, नोजिया उसको आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बुखार आ सकती है। ये सारे क्या है, लक्षण है जो इसमें ही आते हैं। वायरस की वजह से क्या हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया, तो आप क्या दोगे, एंटीवायरल उस इंसान को दे दोगे। बाकी अगर देखा जाए तो नर्सिंग मैनेजमेंट उसको ये है कि काम और कूल इन्वायरमेंट के अंदर बैठाया जाता है, हाइजीन उसकी प्रॉपर मेंटेन की जाती है, शांत रखा जाता है पेशेंट को। समझ में आ रहा है, ये सारे क्या होते हैं, मैनेजमेंट है जो हम किसके अंदर करते हैं, एनसेफेलाइटिस के अंदर किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सारे की सारी चीजें किसके अंदर आती है, एनसेफेलाइटिस के अंदर, कि एनसेफेलाइटिस किसकी वजह से हो रहा है और मोस्ट कॉमन कारण है वो एनसेफेलाइटिस का कौन हो सकता है। अब अगर डिजीज का कारण क्या हो, वायरस हो, तो हम देंगे ना एंटीवायरल मैनेजमेंट में, क्या, एंटीवायरल। और एंटीवायरल का एक एग्जांपल है एसाइक्लोविर। क्या, एसाइक्लोविर। ये ड्रग ऑफ चॉइस, सबसे बेस्ट चॉइस होती है दवाई की, जो किसमें देते हैं, एनसेफेलाइटिस के अंदर। अगर बैक्टीरिया हो तो एंटीबैक्टीरियल दे देंगे, प्रोटोजोआ हो तो प्रोटोजोआ वाली दवाई दे देंगे,
अरे जो कारण है उस कारण के आधार पर ही हमें क्या करना है, एनसेफेलाइटिस का उपचार करना है। बट हमें इतना पता है कि सबसे कॉमन क्या है, वायरस है, तो एंटीवायरल देंगे, एसाइक्लोविर। इज दैट क्लियर? ये चीजें क्या करेंगी, उस इंसान को उस बीमारी से बाहर निकालने में मदद करेगी। तो ये क्या हो गया, एनसेफेलाइटिस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बीमारी की बात करें तो वो क्या होती है, गुलियन बारे सिंड्रोम। क्या होती है, गुलियन बारे सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम किसकी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, मतलब अपने नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। और उस नर्वस सिस्टम के अंदर क्या पाई जाती है, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब उन न्यूरॉन्स में अगर कोई खराबी आ जाए तो प्रॉब्लम क्या कहलाती है, गुलियन बारे सिंड्रोम। किसमें प्रॉब्लम आएगी, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कौन, न्यूरॉन। अगर उस न्यूरॉन में समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या लीड करेंगी, गुलियन बारे सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? इसके अंदर क्या आता है, गुलियन बारे सिंड्रोम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीबीएस। क्या बोलते हैं, जीबीएस। गुलियन बारे सिंड्रोम और एक्यूट इन्फ्लामेटरी पॉलीन्यूरोपैथी पेरिफेरल सेंसरी मोटर न्यूरॉन की एक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज है। अरे अपने आप पैदा होने वाली बीमारी है, कौन, गुलियन बारे सिंड्रोम, जिसमें ये रेयर है, जिसकी वजह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो माइलिन शीथ होती है, जो न्यूरॉन के चारों तरफ पाई जाती है, कौन, माइलिन शीथ। कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन के चारों तरफ। न्यूरॉन के चारों तरफ क्या पाई जाती है, माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ न्यूरॉन के चारों तरफ पाई जा रही है, अगर वो वहां से टूट जाए, कौन, माइलिन शीथ। ये भाई क्या होता है, अपना न्यूरॉन होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये क्या है, ये न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के चारों तरफ ये देखो, ये क्या है, माइलिन शीथ। अब ये अगर ये माइलिन शीथ टूटने लग जाए, इसमें डीजनरेशन हो गया, सिचुएशन क्या कहलाती है, गुलियन बारे सिंड्रोम। पता है ये माइलिन शीथ का काम क्या होता है, मैसेज को जल्दी जल्दी पहुंचाना। कहां पे, एक न्यूरॉन से आगे वाले न्यूरॉन्स के पास मैसेज फास्टली स्पीड के साथ में पहुंचाएगी। अब अगर ये माइलिन शीथ डीजनरेट हो जाती है तो मैसेज क्या होंगे, देरी से पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है, मैसेज क्या होंगे, देरी से पहुंचेंगे। सिचुएशन क्या कहलाती है, गुलियन बारे सिंड्रोम। वो बीमारी जो न्यूरॉन के चारों तरफ पाई जाने वाली जो माइलिन शीथ होती है, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से, अपने आप ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डिस्ट्रॉय होगी। सिचुएशन क्या लीड करेगी, गुलियन बारे सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? क्या प्रॉब्लम आएगी, गुलियन बारे सिंड्रोम। ये किसकी प्रॉब्लम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। इज दैट क्लियर? किसकी प्रॉब्लम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये तंत्रिका तंत्र की प्रॉब्लम है। दो तरीके का होता है ना, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पीएनएस में क्या आते हैं, ये नर्व वगैरह ये सारी आ जाती है इसके अंदर, जिनके द्वारा हमें सप्लाई होती रहती है, किसकी, समाचारों की। समझ में आ रहा है, कब हाथ हटाना है, कब नहीं हटाना है, कब क्या चीज होनी है, कब क्या नहीं होनी है। अगर इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो प्रॉब्लम हमारे बॉडी ऑर्गन के अंदर भी डेवलप हो जाएगी। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम सुना है आप लोगों ने? अरे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम सुना है, ये उसके अंदर प्रभावित होंगे। किसमें, गुलियन बारे सिंड्रोम। ज्यादा कुछ याद मत रखो, इतना याद रखो, गुलियन बारे सिंड्रोम वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, उनको डैमेज कर देता है। वही सिचुएशन क्या कहलाती है, गुलियन बारे सिंड्रोम।
अगर यहाँ पे इस गुलियन बारे सिंड्रोम के क्लिनिकल लक्षणों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, शुरुआती टाइम पे अगर आप देखोगे तो पैरों के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। गुलियन बारे सिंड्रोम एक असेंडिंग प्रोग्रेसिव बीमारी है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो अरे असेंडिंग और डिसेंडिंग, घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम सारे जानते हो। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ, और डिसेंडिंग का मतलब घटता हुआ। तो ये प्रॉब्लम पहले पैरों से स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊपर वाले पोर्शन में भी पहुंच जाएगी। एक असेंडिंग प्रॉब्लम है जो जिसकी शुरुआत पैरों से होती है और धीरे धीरे ये डिजीज ऊपर की ओर बढ़ते हुए ट्रंक पे, हाथों पे, फेस पे भी पहुंच जाती है, उनको भी प्रभावित करने लग जाती है। इस बीमारी के दौरान उत्पन्न होने वाले लक्षण निम्न प्रकार हैं। मांसपेशियां क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी। इसकी सबसे पहले कौन सी मांसपेशियां होंगी, पैरों की, फिर हाथों की, फिर गर्दन की, फिर फेस की, सबकी आ गई। जैसे बताया ना, बढ़ते हुए क्रम में आगे जा रही है, तो पहले पैरों की मांसपेशियां कमजोर होंगी, फिर हाथों की होगी, फिर गर्दन की होगी, फिर चेहरे फेस की होगी। इनकी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। पैरास्थेशिया, सुन्नपन आ जाएगा, पूरा शरीर क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। प्रिकलिंग सेंसेशन, अरे ऐसे लग रहा है अंगुलियों के अंदर झंझनाहट, ऐसे बोले कोई चीज चुभ रही है, समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है अंगुलियों के अंदर क्या हो रहा है, कोई चीज चुभाई जा रही है, इतना प्रिक प्रिक वाला सेंसेशन है, उसको महसूस होगा। इनएबिलिटी टू वॉक, चलने में उसको प्रॉब्लम होगी, बोलने में, चबाने में और निगलने में भी समस्या आएगी। रेस्पिरेटरी मसल्स इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि ट्रंक एरिया तक आगे बढ़ रही है ना, तो अगर डायफ्राम को, उसकी डायफ्राम मसल्स ही है एक तरीके की, अगर उस डायफ्राम को उसने कमजोर कर दिया तो रेस्पिरेशन भी गड़बड़ा जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं। अब डायफ्राम भी मांसपेशियां ही है, अगर उस डायफ्राम के अंदर कमजोरी आ गई तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये रेस्पिरेटरी मसल्स को भी प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आएगी। ब्लैडर भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बावल भी कंट्रोल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी मांसपेशियां भी क्या हो गई, कमजोर भी हो गई। तो ना तो यूरिन कंट्रोल में रहेगा, ना ही स्टूल कंट्रोल में रहेगा। सीवियर केस में क्या हो सकता है, कार्डियक डिसरिथमिया, अरे हार्ट, अपना हार्ट है उसके अंदर भी क्या आ जाती है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, और कई बार रेस्पिरेटरी भी फेल हो जाता है, सांस रुक जाती है और इंसान की डेथ भी हो जाती है। इज दैट क्लियर? अगर सीवियर केस हो तो सीवियर केस में देखते हैं कि हार्ट है, उसने क्या कर दिया, डिसअरिथमिया, अरे मतलब उसके अंदर समस्या इतनी भयंकर हो गई, उसने काम करना बंद कर दिया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र भी क्या हो गया, फेल हो गया। ये किसके क्लिनिकल लक्षण है, गुलियन बारे सिंड्रोम के। ध्यान एक ही रखना है, इसके अंदर क्या हो जाती है, मांसपेशियां, किसकी, जितनी भी बॉडी एरिया है, अपने बॉडी एरिया में जितनी भी मांसपेशियां पाई जा रही है, उन सारी की सारी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। और कमजोर होने की वजह से ना तो इंसान चल सकता है, ना खाना खा सकता है, ना खाना चबा सकता है, ना खाना निगल सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सांस लेने में भी दिक्कतें आएंगी उसको, यूरिन भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, स्टूल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हार्ट में भी समस्या आ जाएगी, और श्वसन तंत्र भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, फेल की सिचुएशन में आ जाता है। ये सारे क्या होते हैं, लक्षण होते हैं किसके, गुलियन बारे सिंड्रोम के। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करोगे तो मैनेजमेंट में वही चीजें दी जाती हैं भाई, एंटीबायोटिक वगैरह, यहाँ पे एंटीबायोटिक वगैरह, ये जो क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स वगैरह, और जो भाई यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज में क्या हो गया, वीकनेस आ गई, तो अब इनको बाकी यहाँ ऑटो इम्यून है, तो इसमें क्या हो सकता है, हम बाकी दवाइयों की बजाय क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव, क्या, इम्यूनोसप्रेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं। बाकी उसको यही कहा जाएगा
अपनी बॉडी की मसाज करो, मालिश करो अच्छे से, तो जो कमजोर मसल्स है वो क्या हो, वापस नॉर्मल सामान्य स्थिति में आ जाएं। सांस लेने की एक्सरसाइज करो, समझ में आ रहा है, लंबी लंबी सांस लो फिर रोको, फिर लंबी सांस लो फिर छोड़ो फिर रोको, ऐसे उसको एक्सरसाइज व्यायाम करवाया जाएगा सांस से रिलेटेड, श्वसन से रिलेटेड। तो ये सारे उसको बताए जाएंगे। बाकी मैनेजमेंट में ये नहीं कि आप उसको ये दवाई दे दो वो दे दो, इम्यूनोसप्रेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसको आप दे सकते हो। बाकी उसको काउंसलिंग और गाइडेंस ही दे जाए कि आपको इस तरह से मसाज करनी है, इस तरह से सांस की एक्सरसाइज करनी है, आप अपने हाथ पैरों की मांसपेशियों को क्या कर सकते हो, एकदम स्ट्रांग बना सकते हो एक्सरसाइज और व्यायाम से। तो ये सारी चीजें उनको क्या करनी है, बतानी है, ताकि क्या कर सके इंसान, सर्वाइव कर पाए। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है, गुलियन बारे सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? सारी चीज समझ में आई होगी। हमने इसके अंदर जो भी क्लासेस पढ़ी है, क्लासेस डिस्कस की है कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे कंडीशन अब डेवलप कर सकती है। ब्रेन अब्सेस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया और गुलियन बारे सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम तीनों पढ़ी, तीनों के लक्षण पढ़े और तीनों के मैनेजमेंट पढ़े। छोटी छोटी प्रॉब्लम है बट आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में याद करके रखना ही है। इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।